हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। हमने बेटे चैप्टर नंबर 3 अपना कंप्लीट कर लिया था, जिसको हमने चैप्टर वाइज बिल्कुल अच्छी तरह स्टडी किया था। उसमें मैंने आपको बता भी दिया था कि कहाँ कहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और कौन से एमसीक्यूज़ बनते हैं। न्यूमेरिकल्स भी हम उसके क्लियर कर चुके हैं। अब हम आज के लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज क्लियर करेंगे, देन हम उसके बाद अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज को बेटे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डायरेक्शंस दे रही हूँ। अपनी नोटबुक अपने पास रख लें। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में ऐसे होंगे जो मैं आपको बुक से ही निशान लगवा दूंगी, सेम टू सेम एज इट ही क्वेश्चन आपने बुक से करना है। लेकिन बहुत से क्वेश्चन इसके अंदर ऐसे भी हैं जो हमें बुक से नहीं मिलेंगे, उनके हमें आंसर खुद लिखने पड़ेंगे। तो मैं उनको आपको आंसर्स को एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके साथ साथ मैं वीडियो के एंड पे कुछ पिक्चर्स भी अटैच कर दूंगी उन आंसर्स की, ताकि आपको उनको लिखने के लिए आसानी हो। तो बाद में आप उन पिक्चर्स को स्टॉप करके आप वहाँ से उसके आंसर लिख सकते हैं। आ जाए जी बुक की तरफ। अपनी अपनी बुक्स रख लें, साथ में लेड पेंसिल या बॉल पॉइंट जो भी आपको ठीक लगे वो कर लें, और एक आपने अपनी नोटबुक ले लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ बेटे वो चीज़ होती है कि अगर आपके ये ठीक कर लें तो आपके 19 मार्क्स क्लियर। आप आराम से 19 से 18, 19 जितनी आपकी वेटेज होती है एमसीक्यूज़ की, वो आप आराम से इनमें से ले सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपनी स्टेटमेंट, ये जो ऊपर क्वेश्चन दिया होता है एमसीक्यूज़ का, इसको हम स्टेटमेंट्स कहते हैं, और इसके मुताबिक अच्छी तरह इसको समझे, देन हम उसका आंसर फाइंड करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि जब हम एक पत्थर को पाँव से ठोकर मारते हैं तो हमें चोट लगती है, उसकी वजह क्या है? वजह सिंपल है, आपने पाँव को पत्थर पे मारा, यानी कि आपने एक्शन है, एक्शन के एक फोर्स आपने लगाई और उसके नतीजे में आप पे क्या होगा? एक रिएक्शन, न्यूटन के थर्ड लॉ के तौर पर। तो जो चोट लगने की वजह है वो क्या चीज़ है? रिएक्शन। देन हमारे पास है कोई जिस्म यकसा एक्सेलरेशन के साथ अपनी हरकत जारी रखेगा। ये तो आपकी सेम टू सेम हरकत का जो न्यूटन का आप कह सकते हो जो पहला कानून है वो यही है ना, न्यूटन के पहला कानून है। इसकी स्टेटमेंट ही पूरी करनी है कि कब तक हरकत जारी रखेगा? जब तक कि उस पर हासिल फोर्स सिफर ना हो। हासिल फोर्स कम होना ना शुरू हो जाए, ये भी गलत है। बढ़ना ना शुरू हो जाए, ये भी गलत है। वेलोसिटी पर अमूदन, ये भी गलत है। सिंपल क्या है कि जब तक उसकी हासिल फोर्स सिफर ना हो तो वो हरकत करता रहेगा, और जब जितनी भी इसमें फोर्सेस लग रही हैं, हासिल फोर्सेस मतलब टोटल फोर्स, और जब उस पर लगने वाली टोटल फोर्सेस सिफर हो जाएंगी, कोई फोर्स नहीं लगेगी, तो वो जिस्म भी क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने पूछा जी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी हैं? पीछे आपकी बुक में सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस की लिस्ट देख सकते हो, उसमें एक ही नहीं है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। रस्सी में तनाव, रस्सी को आपको पकड़ना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट बन गया। हवा की मज़ाहमत, किसी पे चीज़ पे लगेगी, हवा या गाड़ी को रोक रही है या बाइक को रोक रही है, तो ये भी कॉन्टैक्ट में आ जाता है। जबकि फ्रिक्शन वो भी दो चीज़ों के दरमियान होती है, कब? जब कॉन्टैक्ट बनता है। तो एक ऐसी फोर्स जो नॉन कॉन्टैक्ट है, जिसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं, वो हमारे पास कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, एक बाल इब्तदाई मोमेंटम p के साथ दीवार से टकराता है और उसी वेलोसिटी से वापस आ जाता है, यानी कि जिस वेलोसिटी से टकराया उसी से वापस आ गया, उसका मोमेंटम p डैश क्या होगा? देखो बेटे, अभी उन्होंने बताया कि उसी वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी तो चेंज नहीं हुई, लेकिन चेंज क्या हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है, वापस पलट आया, यानी कि p डैश p के ही इक्वल होगा। लेकिन फ़र्क क्या आएगा? डायरेक्शन में चेंज के। ये p के इक्वल तो है, लेकिन इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं है। ये देखिएगा, ये डायरेक्शन चेंज है, इसमें माइनस लगा हुआ है। माइनस का मतलब उसके उल्ट 2p वगैरह, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना, इक्वल है। नेक्स्ट है जी, एक ज़रा जिसका मास m है वो वेलोसिटी v से हरकत करता है, उससे जितने मास वाले एक और खड़े हुए ज़रे से टकराता है। टकराव के बाद, ये भी हमने मोमेंटम के कंजर्वेशन के लॉ में किया था कि पहले वाला जो सेकंड वाला है वो स्टॉप है, पहले वाला हरकत कर रहा है। तो जब पहले वाला दूसरे वाले से टकराएगा तो दूसरे वाला उसी स्पीड से आगे हरकत करना शुरू हो जाएगा, जबकि पहले वाले की वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। तो डिस्ट्रैक्शन की तरफ, बाकी आंसर की तरफ हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है इसका आंसर 0 है। मोमेंटम का कंजर्वेशन का कानून क्या है? किसके बराबर है? ये हमने कंजर्वेशन के कानून में भी लिखा हुआ है, हरकत का तीसरा कानून, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? एक्शन और रिएक्शन। ये ले, न्यूटन का थर्ड लॉ भी कहते हैं और हरकत का भी। आगे बेटे, एक 5 किलोग्राम मास की शय 10 मीटर, ये हमारे पास इसका न्यूमेरिकल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपको दिया गया है बेटे, पहले मास दिया गया है जिसको हम m से राइट करते हैं, और इसका इसने क्या कहा है कि जी ये आपके पास है 5 किलोग्राम। 10 मीटर फी सेकंड की यकसा यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी हुई है, वो कितनी है जी? 10 ms-1। देन वो कह रहा है कि अब इस पर एक कांस्टेंट फोर्स 5 सेकंड के लिए टाइम दिया हुआ है, एंड दैट इज़ 5 सेकंड। उसके बाद इन्होंने कहा है इस पर अमल करते और इसकी मुखालिफ सीमत में 2 मीटर पर सेकंड ले आती है। अब इसको एक और वेलोसिटी
दी हुई है जो कि उसकी अपोजिट सीमत में है, यानी कि माइनस में है 2 मीटर पर सेकेंड। उस शय पर लगने वाली जो फोर्स है वो हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, फोर्स मालूम करने का हमारे पास फार्मूला होता है F इज इक्वल टू ma। मास तो हमें दिया हुआ 5 kg, लेकिन हमें क्या मालूम नहीं है, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का फार्मूला हमें पता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पर जो फाइनल ये वाली जो पहले वाली है ये हमारे पास इनिशियल यानी कि इब्तदाई वेलोसिटी है, और ये बाद वाली फाइनल यानी कि VF है। सो VF की वैल्यू क्या है, -2, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में थी। और VI की वैल्यू क्या दी हुई है, ये दिस वन 10 मीटर पर सेकेंड। और टाइम जो हमें दिया हुआ है दैट इज़ 5 सेकेंड। सो -2 -10 आंसर इज -12 एंड डिवाइडेड बाई 5। सो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -12 और 5। हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करनी है। मास हमें दिया हुआ है दैट इज़ 5 kg। 5 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड की दैट इज़ -12/5। सो 5 से कैंसिल हो गया एंड द आंसर इज -12। ओके, सो अब अपनी बुक्स पे आ जाएं और इसका जो आंसर है अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया दैट इज़ -12 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। एक बहुत बड़ी फोर्स वो थोड़े वक्फे के लिए किसी शय पर अमल करती है। ये अभी हमने इम्पल्स में पढ़ा था ना कि जब एक बहुत बड़ी फोर्स की मिकदार हो किसी थोड़े से टाइम के लिए किसी पर डिपेंड कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, m। इस सूरत हाल में मालूम करना आसान है। क्या है जी, फोर्स का अददी कीमत, वक़्त का दौरानिया, दोनों चीज़ें मालूम करना आसान है। तो हम कौन सी चीज़, क्योंकि दो चीज़ें हैं ना, फोर्स है और वक्फा यानी कि टाइम। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा, ये भी गलत है ये भी गलत हो, तो आंसर जिसमें दोनों चीज़ें मौजूद हैं, फोर्स और वक़्त का हासिल तरफ। तो जी इज़ योर आंसर। नेक्स्ट है जी, दो सरफेसिस हैं के दरमियान फ्रिक्शन कम करने के लिए आमतौर पर एक चिकना करने वाला मादा डाला जाता है। ये चिकना करने वाला मादा क्या करता है, टेम्परेचर, बिल्कुल भी गलत। टेम्परेचर का तो इससे लेना देना नहीं। बाल बेरिंग, ये तो रोलिंग फ्रिक्शन आ जाती है, ये भी गलत है। रोलिंग फ्रिक्शन नहीं जी, चिकना करने वाला मादा। रोलिंग फ्रिक्शन कैसे हो गया, तो ये क्या है, सतहों को बराह रास्त आपस में छूने से रोकता है, ये आंसर है। क्योंकि वो चिपकने वाला मादा ना वो आपस में चिपकेगा तो जो डायरेक्ट सर्फेसिस हैं वो आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं होंगी। ये ले जी, ये आपके बेटे MCQs मुकम्मल हो गए हैं। देन हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आप समझ लें। इनकी पिक्चर्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी इसी वीडियोज़ में। तो हरकत में कोई फोर्स क्या तब्दील है, 3 तरह की बेटे तब्दीली होती है। या तो वो उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी चेंज हो सकता है। या फिर फोर्स क्या करती है, अगर कोई फर्ज करें आगे की तरफ जा रहा है और किसी ने उस पर राइट साइड पे फोर्स लगाई है तो उससे क्या होगा, उसकी डायरेक्शन सीमत तब्दील हो जाएगी। या फिर शक्ल में तब्दीली आ सकती है। जैसे आपके पास कोई पेपर है, आप उस पेपर को पकड़ के ऐसे क्रश करते हो, उस पर एक फोर्स लगाते हो, तो उसकी फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ, उसकी शक्ल चेंज होगी। सो ये 3 पॉइंट हैं इसके। उसके बाद जी कॉन्टैक्ट फोर्सेस की 5 एग्जाम्पल दें। ये आपके पास बेटे आ जाता है पेज नंबर 54 आपने ओपन करना है। सो हियर इज पेज नंबर 54। पेज नंबर 54, यहाँ पर आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस की ये सारी की सारी एग्जाम्पल दी हुई हैं। सो आप इनमें से कोई सी भी लिख सकती हैं। दिस वन इज 52 पे कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दिस वन 3.2। ये मैंने इधर ऐसे इसी तरह सेम बेटे आपने भी लगा देना 3.2। सो ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा इनमें से कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपने इसका पेज नंबर लिख देना, पेज नंबर 54। नेक्स्ट है जी, खला में कोई शय यकसा वेलोसिटी से हरकत करती है, उस वेलोसिटी के साथ वो कितने वक्त तक तब तक रखेगी जब तक उस पर कोई फोर्स अमल करके उसको रुकने पर मजबूर ना कर दे, या जब तक उस पर अमल होने वाली सारी फोर्सेस ज़ीरो ना हो जाएं, तो वो हरकत करती ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स अमल लग जाए। पेज नंबर 57 पे आपने बेटे आ जाना है। ये देखिए, ये मैंने इसके आंसर का लगा दिया है, ये लिखा भी हुआ है, बैरूनी खला में हो और कोई चीज़ दूर फेंके जहाँ उस पर कोई फोर्स अमल ना करती हो, तो वो चीज़ हमेशा के लिए अपनी यकसा वेलोसिटी से हरकत में रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई फोर्स अमल करके उसको रुकने पर मजबूर ना कर दे। सो ये हमारे पास आ गया पेज नंबर 50। यहाँ पर आपने इसका जो नंबर है क्वेश्चन का वो दे देना है, और एक्सरसाइज में इसका आपने इस तरीके से पेज नंबर दे देना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर्स की इम्पल्स की डेफिनेशन करेंगे। तो सेम एज इट ही डेफिनेशन इम्पल्स की दी हुई है। मैंने आपको जब चैप्टर करवाया था तब भी मैंने इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तभी मैंने आपको इसका निशान भी लगा दिया था। यस, दिस वन इज हियर, पेज नंबर 68।
ये बेटे 3.4 दिस वन, ये जो आपको येलो ब्लॉक नज़र आ रहा है ये आपकी इम्पल्स की डेफिनेशन है। इसी तरह आपने एक्सरसाइज में उसका पेज नंबर मेंशन कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास आंसर है, ज़मीन पर न्यूटन का पहला कानून क्यों साबित नहीं होता। अब न्यूटन का बेटे पहला कानून ये था कि कोई भी चीज़ अगर वो मोशन में है, हरकत में, तो वो हरकत में ही रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने एक बॉल को फेंका है तो वो ये नहीं कि होता क़यामत वो हरकत ही करती रहेगी, वो रोल ही होती रहेगी, वो बेटे रुक जाती है। रुक क्यों रही है? क्योंकि जो ज़मीन की फ्रिक्शन है वो उसको रुकने पर मजबूर कर देती है। तो हमारे पास ज़मीन में बहुत सी फोर्सेस और भी मौजूद है, जैसे फ्रिक्शन की है और हवा की है। तो फ्रिक्शन और हवा की फोर्सेस की वजह से यहाँ पर ज़मीन पर न्यूटन का लॉ अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि बैरूनी फोर्सेस मसलन फ्रिक्शन और हवा की मुज़ाहमत हमेशा मौजूद रहती हैं। ज़मीन पर किसी शय पर अमल करने वाली तमाम बैरूनी फोर्सेस का मुकम्मल तौर पर जिस्म ख़त्म करना नामुमकिन है, क्योंकि हम सारी फोर्सेस को ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए न्यूटन का लॉ यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आप कार में बैठे हुए हैं तो जब वो रेस्ट की हालत से एकदम हरकत करना, यानी कि या तो ये दो तरह से हो सकते हैं। पेपर में आपको क्वेश्चन टर्न करके भी दे सकते हैं। पेपर में होता है ये कॉन्सेप्चुअल में, वो क्या करते हैं, वो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कि कार चल रही है जी, अचानक ब्रेक लगे तो आप आगे के क्यों आते हैं। अब यहाँ पर ये कि बैठे हुए हैं आराम से, कार भी रेस्ट में, लेकिन उसने अचानक से चलना शुरू कर दिया तो आप क्या होते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं। क्यों? इनर्शिया की वजह से, क्योंकि इनर्शिया पहले आपका जिस्म रेस्ट में था और आपकी बॉडी चाहती है कि वो अभी भी रेस्ट में हो, लेकिन उसने हरकत, अब गाड़ी ने हरकत करना शुरू कर दी, तो उस गाड़ी की हरकत की मुखालफत के लिए जो आपकी बॉडी है वो क्या करती है, वो पीछे की तरफ झटका खाती है। सो ये इसका आंसर है। इसी तरह आपने लिख लेना, पिक्चर्स भी मैं बेटे अटैच कर दूंगी। नेक्स्ट है जी, न्यूटन के दूसरे कानून में जो फोर्स बयान की गई है वो हासिल फोर्स का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स, टोटल, ठीक है, टोटल फोर्स यानी कि जितनी भी उस पर अमल कर रही है। तो इसका आंसर आपने यहाँ से लिखना है बेटा, न्यूटन के दूसरे कानून में जो फोर्स बयान की गई वो हासिल फोर्स है, यहाँ से आगे लिख दीजिएगा, क्योंकि ये फोर्स जिस्म पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का मजमूआ है, एफ नेट, जिसको हम एफ नेट भी कहते हैं। नेट का मतलब क्या होता है, टोटल। देन क्वेश्चन है जी, आप कैसे साबित कर सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है, ये सेम टू सेम आपके पास एज इट ही क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 67 पर। यस, ये देखें, ये जब मैंने चैप्टर करवाया था, ये मैंने अपने पास से भी आपको क्वेश्चन लिखवाया था, सेम आपके पास भी है। सो यहाँ से 3.8 स्टार्ट होगा और यहाँ तक आपके पास 3.8 है। ये इसका निशान लगा लीजिएगा और पीछे ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, किसी शय की टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन करनी है। टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन भी एज इट ही आपके पास पेज नंबर 66 पे है, दिस वन, ये हम समझ चुके हैं, कर चुके हैं। सो यहाँ तक आपके पास ये इसकी टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन आ जाएगी। नेक्स्ट है जी, एक खला नोट खला में चलते हुए अपने स्पेसशिप को वापस जाने के लिए एक दस्ती रॉकेट फायर करता है। वो किस सिमत में फायर करता है, रॉकेट फायर कर रही बात है अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आपकी स्पेसशिप ऊपर की तरफ जा रही है तो उसने जो रॉकेट निकालना है वो किधर को जाएगा, पीछे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। एक्शन एंड रिएक्शन वाला केस है, न्यूटन का थर्ड लॉ है। न्यूटन की हरकत के तीसरे कानून के मुताबिक खलानोट दस्ती रॉकेट स्पेसशिप के किधर करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि मुखालिफ सिमत में फायर करेगा। सो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट है। इसके बाद आ जाए बेटे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो हैं इसके दूसरे वाले, वो मैं आपको बाद में करवाती हूँ। पहला है जी, अमली मिसालों के साथ फोर्स की वजाहत करें। ये सबसे स्टार्ट में आपके पास क्वेश्चन है, अमली मिसालों के साथ फोर्स की वजाहत करें। ये दिस वन 3.1 ये आंसर है पेज नंबर 52 पे। सो यहाँ पर आपने मेंशन कर लेना है कि ये आपका आंसर किस पे है, पेज नंबर 52 पे। नेक्स्ट है जी, न्यूटन की कवानीन हरकत बयान करें। इसमें बेटे आपको तीनों बयान करने पड़ेंगे, न्यूटन का पहला कानून, न्यूटन का दूसरा कानून, न्यूटन का तीसरा कानून। पेज नंबर यहाँ से 56 से ये शुरू हो रहा है। पेज नंबर 56 से लेकर यहाँ तक आपने 59 तक 3.2, ये देखिए मैंने इसके निशान लगाए हैं। पहले यहाँ से 3.4 से पेज नंबर 56 से स्टार्ट करके यहाँ तक जोड़ों की शक्ल से ऊपर तक, यानी कि 59 तक। सो 56 से 59 तक ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, 56 to 59। नेक्स्ट है जी, मोमेंटम की तारीफ़ करें और मोमेंटम के लिहाज से न्यूटन का दूसरा कानून हरकत बयान करें। मोमेंटम वाला यहाँ पर हमारे पास है पेज नंबर जी बेटे 68 पे, दिस वन 68, मोमेंटम और इम्पल्स, ये आपके पास
3 का आंसर है। पेज नंबर, ये पूरा जो टॉपिक है, पॉइंट है, यहाँ तक आपने इसका आंसर लिख लेना है। पेज नंबर 68 एंड 69, इसको आप यहाँ भी मेंशन कर लें ताकि पेपर जब आप करें तो आपको मुश्किल ना हो। 68 to 69। देन है जी हमारे पास क्वेश्चन है मोमेंटम के कंजर्वेशन का लॉ बयान करना है, सेम एज इट ही आपकी बुक पे दिया हुआ है क्वेश्चन। दिस वन पेज नंबर 70 से स्टार्ट हो रहा है 3.4 और ये जा रहा है पेज नंबर 71 तक, यहाँ तक। तो हम यहाँ से भी आंसर दे देते हैं, पेज नंबर 70 to 71। नेक्स्ट है जी, दो सतह के दर फ्रिक्शन को मद्देनजर रखते हुए मेज पर किसी ब्लॉक की हरकत बयान कर, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। सेम स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन एज इट ही टॉपिक हमारे पास मौजूद है, जो कि है पेज नंबर 65 पे। दिस वन 3.5 ये सारा इसका, और इसके लिए इसकी डायग्राम लाजमी है। तो पेज नंबर 65 पे हमारे पास इसका आंसर मौजूद है। देन है जी, टायर की सतह और ब्रेक पर लगने वाली फोर्स की सियाको सबाक के साथ गाड़ियों में। अच्छा, ये जो उनसे ये सेल्फ राइटिंग का क्वेश्चन है, इसकी जो पिक्चर है मैं अटैच कर दूंगी, आपने उस पिक्चर से देख के सारा क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। आप फिजिक्स के लिए बेटे हमेशा एक अलहदा से रजिस्टर लगवाते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, बहुत सी सेल्फ राइटिंग का भी होता है। तो ये सेल्फ राइटिंग का है, मैं आपके साथ इसकी पिक्चर शेयर कर दूंगी, आपने एज इट ही उसको नोट कर लीजिएगा। समझ इसकी सारी है, मैं आपको जब लेक्चर करवाया था तो उसके अंदर मैंने आपको सारा समझा दिया था। अब हम आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि है तमीरी फिक्री के सवालात। ये भी सारी क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन होते हैं। अब जी ये कह रहे हैं जी, बर्फ़ पर स्केटिंग करने वाले दो अशखास जिनके वजन 60 kg और 80 kg हैं, बर्फ़ के ट्रैक पर एक दूसरे को धकेल रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। 60 kg वाला जो उनसे उसकी वेलोसिटी ये दी हुई है। अब वो कह रहे हैं कि बस एक ही वेलोसिटी दी हुई, 80 kg वाले की हमें वेलोसिटी नहीं दी गई। तो उन्होंने कहा है कि इस पे आपका न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे अप्लाई होता है। तो बेटे इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ है वो मोमेंटम के कंजर्वेशन के असूल को फॉलो करता है। तो सबसे पहले हम इस पे क्वेश्चन के मुताबिक अपना डाटा लिख लेंगे। दो बॉडीज़ हैं, सो M1 है हमारे पास बेटे 60 kg, इसी तरह M2 है हमारे पास 80 kg। खेलते हैं 60 kg वाला जो सा है उसकी वेलोसिटी 4ms-1 है, जबकि V2 हमें नहीं दिया गया, और इस पे कहा है कि न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई करना है। सो इसका जब हमने सॉल्यूशन करना है, ये मैं साथ भी बेटे अटैच कर दूंगी। सो न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक जो कंजर्वेशन का असूल है वो क्या कहता है कि जो पहली बॉडी का मोमेंटम है m1v1 प्लस m2 v2, यानी कि जो टोटल मोमेंटम है जब वो बॉडी हरकत नहीं कर रही तो वो किसके इक्वल होता है, 0 के। अब यहाँ से हमने बेटे फाइंड किसको करना है, v2 को। तो हम इसको बेटे सेपरेट करेंगे। कैसे करेंगे, m1v1 ये m2v2 इधर प्लस हो रहा है इक्वल के, दूसरी साइड पे जाके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। अब बेटे हम ये m2 इधर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इस साइड पे ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, दिस वन। सो ये हमारे पास इसका एक सॉल्यूशन आ गया है। m1 की वैल्यू जो थी वो हम इसमें लगाएंगे, दैट इज 60, और वेलोसिटी की कितनी है बेटे 4, और m2 की कितनी है 80। मल्टीप्लाई किया, 0 0 से कैंसिल, एंड द आंसर इज 3 इज इक्वल टू V2 माइनस, लेकिन ये माइनस किसके साथ आ जाएगा, 3 के साथ। सो हियर इज आवर आंसर। ओके, मैं इसकी प्रॉपर सॉल्यूशन की पिक्चर अटैच कर दूंगी ताकि आप इसको अपनी नोटबुक्स पे नोट कर सकें। ले जी, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब अगला क्वेश्चन है 3.2। एयर बैग हिफाजत के तौर पर गाड़ियों में लगाए जाते हैं। मोमेंटम के लिहाज से सीट बेल्ट बेटा वो है जिसको आप अपनी बॉडी के साथ बांधते हैं। एयर बैग जो से हैं ये आपकी जो विंड स्क्रीन होती है उसके अंदर मौजूद होते हैं। अब वो कह रहे हैं एयर बैग ज़्यादा फायदेमंद क्यों है बेटे, जब भी किसी अल्लाह माफ़ करे किसी का एक्सीडेंट होता है तो आपका जो हेड है वो आगे की तरफ मूव करता है। अगर एयर बैग मौजूद हो तो वो क्या होगा, जब उसके साथ सर आपका अटैच होगा वो आपकी हेड की हिफाजत कर सकेंगे और वो आपको टकराने से सेव कर सकते हैं। अब एयर बैग किस तरह के होते हैं इसके लिए पिक्चर मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगी, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी, एक घोड़ा गाड़ी को खींचने से इनकार कर देता है। घोड़ा साहब ये कहते हैं जी, न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक गाड़ी पर जितनी फोर्स लगाऊंगा गाड़ी उतनी ही फोर्स मुझ पर लगाएगी। चूंकि मजमूई तौर पर फोर्स 0 होगी इसलिए गाड़ी में एक्सेलरेशन पैदा करने का मेरे पास कोई मौका नहीं है। गलत कह रहा है बेटा, घोड़ा साहब बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि घोड़े ने फोर्स 2 साइड पे लगाने हैं। घोड़ा जिस गाड़ी को खींच रहे वो उस गाड़ी पे तो फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप घोड़े के पाँव देखो
वो किस पे फोर्स लगा रहे हैं, ज़मीन पे। तो असल जो फोर्स है वो किस पे लग रही है, ज़मीन पर। अब ये दो डिफरेंट साइड पे कॉन्टैक्ट फोर्सेस लग रही हैं, इसकी वजह से एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। एक्शन और रिएक्शन बराबर मुखालिफ सीमत में, लेकिन ये भी क्या है कि वो एक ही बॉडी पे अप्लाई नहीं हो रहे, वो दो मुख्तलिफ बॉडी पे अप्लाई हो रहे हैं। घोड़े का जो एक्शन है वो ज़मीन पर है, ठीक है, और जबकि उसका जो रिएक्शन के तौर पर जो गाड़ी आगे आ रही है, रिएक्शन किस पे है, उसकी जो पीछे घोड़ा गाड़ी है उसके ऊपर। सो ये गलत कह रहे हैं। आंसर में अटैच कर दूंगी, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जब एक क्रिकेट बॉल को ऊंची हिट लगाई जाती है तो कोई फील्डर को कैच करने की कोशिश करता है, बॉल को दबोचते हुए वो हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। अक्सर देखें ना, जब वो बॉल को कैच करती है तो वो अपने हाथों को बिल्कुल अपने चेस्ट के साथ लगा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक तो ये बात कि अगर वो अपने हाथों को ऊपर कर लेंगे, ऊपर करके पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो जो बॉल होती है बड़ी स्पीड से उनके हाथों को लगेगी। स्पीड से हाथों को लगेगी तो उनके हाथों को अच्छी खासी चोट लग सकती है। वो अब बॉल को अपनी चेस्ट के करीब करते हैं ताकि बॉल आए तो सही उनके हाथों में, लेकिन उनके हाथों में आने पर टाइम ज़्यादा लगे। जितना टाइम ज़्यादा लगेगा, फोर्स की जो पावर है वो उतनी कम हो जाएगी और चोट का खदशा कम होगा। नेक्स्ट है जी, जब कोई शख्स एक छोटी कश्ती में से दरिया के किनारे पर छलांग लगाता है तो अक्सर छलांग लगाने वाला, यानी कि वो सिंपल, यानी कि छोटी सी कश्ती में सवार है, वो क्या कह रहे हैं, कश्ती दरिया में बह रही है। अब वो क्या चाहता है कि मैं इस छोटी कश्ती से छलांग लगाकर बाहर दरिया के किनारे पे खड़ा हो जाऊँ, ज़मीन पे खड़ा हो जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो खुद ब खुद गिर जाता है। वजह क्या है? वजह वही बेटे एक्शन और रिएक्शन। जब वो एक्शन करने लगता है, यानी कि जंप करने लगता है, तो वो अपने पाँव से उस जो कश्ती है, छोटी कश्ती जिसमें वो बैठा होता है बोट में, उसको पीछे की तरफ फोर्स लगाता है। जब वो पीछे की तरफ फोर्स लगाता है तो रिएक्शन के तौर पर उसकी बॉडी आगे की तरफ गिर जाती है। सो इट इज़ द रीज़न। नेक्स्ट है जी, जब हर शय में फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए तो रोज़मर्रा ज़िंदगी का मंजर क्या हो सकता है? बहुत ख़राब हो सकता है बेटा। हवा की फ्रिक्शन ख़त्म हो गई, परिंदे उड़ नहीं सकते, सारे के सारे गिरना शुरू हो जाए। इसके अलावा ज़मीन की फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए, कोई भी जानवर चल नहीं सकता, पहाड़ों पे नहीं हम चल सकते, हम ज़मीन पे नहीं चल सकते, गाड़ियाँ नहीं चल सकती। तो फ्रिक्शन के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो स्टूडेंट, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, इसको आप थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिएगा, लेकिन कंप्लीट देखिएगा, और इसके आंसर मैं साथ अटैच कर रही हूँ। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।